अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सवाल कहा था करने को, कुछ समझ नहीं आया। सेल प्राइस है तो मल्टीप्लाई कर लिया होगा। सारा बगैर सोल्यूशन देखें। वाह यार शाबाश। नहीं तो लेबर को अलग से क्यों निकाला है मैंने लेबर अलग से क्यों लिखा है? हाँ तो कल वाले सवाल में भी ऐसे ही था। हाँ तो कल सवाल में भी ऐसे ही किया था। अच्छा चलें करता हूँ डिस्कस। हाँ जी, एफर्ट्स अगर डन तो मैं कर रहा हूँ डिस्कस। किस किसने किया है सवाल? माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कोई भी डिस्कशन की हालत तक नहीं पहुंचा। कर लूं डिस्कस? चलें कर रहा हूं डिस्कस, क्योंकि मंडे तक भूल गए होंगे आप लोग। तो मेरे कौन सा डिस्कस करने से आपको सब समझ आ जाना है। दोबारा कर लेना। समझ आ भी गया तो दोबारा कर लेना। चले मैं सवाल खोलता हूं सामने। मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूं। जो उसको दोबारा ट्राई करना चाहें वो बिल्कुल ट्राई कर लें। मेरी डिस्कशन के बाद भी वो जब खुद ट्राई करेंगे तो थोड़ी मुश्किलें तो बहरहाल फिर भी आएंगी। तो इसलिए मैं कर रहा हूं डिस्कस। मंडे तक ना ज्यादा लेट हो जाएगा यार, वो देना तार। मंडे तक ज्यादा लेट हो जाएगा, भूल जाएंगे आप लोग। हैं सॉल्व करा दूं? नहीं स्क्रीन पे दिखा दूं। हाँ तो मैं स्क्रीन पे खोलूंगा, आप देख देख के लिख लेना। मतलब मेरे लिखने में मेरी राइटिंग से समझ आनी है बात। अच्छा, एक जिन्होंने डिस्कशन सुननी है वो एक काम ये कर ले जब तक ये ऑन हो। कल जो सवाल सॉल्व किया था उसके सोल्यूशन पे जल्दी से नजर मारने, क्योंकि मैंने उसका रेफरेंस देना है। कल जो मैंने बोर्ड पे किया है ऑटम 17। एग्जिस्टिंग हम गाड़ियों के रेडिएटर बनाते थे। ये क्यों नहीं हुआ? लेकिन हुआ है ऑन कि नहीं है?
कौन सा? कल वाले सवाल में पहले हम बनाते हैं गाड़ियों के रेडिएटर, और स्पेशल ऑर्डर था ट्रक के रेडिएटर बनाने का। तो ट्रक के रेडिएटर को इवेल्युएट करना था, इसलिए ट्रक के रेडिएटर की सेल वैल्यू, उसी की मटेरियल, उसी का लेबर, उसी का ओवरहेड, और वो जो प्लांट एडजस्टमेंट थी, और एंड पे प्रॉफिट था। तो हाँ, इस सवाल में और हाँ, वो जो लेबर इस्तेमाल करनी थी वो एग्जिस्टिंग से छुड़वाना ही थी, तो एग्जिस्टिंग के ऊपर कंट्रीब्यूशन आया होना था। तो उस कंट्रीब्यूशन पर आर में वेज रेट पर आर ऐड करके तो जितने घंटे चाहिए थे उतने घंटों से मल्टीप्लाई किया था, और लर्निंग कर्व से आवर्स निकाले थे। इस सवाल में है ये अगर ये दिनों में ना जा रहा होता तो ये सवाल बिल्कुल कल जैसा ही है, लेकिन दिनों में जाने की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाली एक बड़ी मुश्किल सी वर्किंग हो गई। मैं आपको पहले सवाल बताता हूं, सवाल क्या है। सवाल भी नहीं समझ आया पढ़ के। एक प्रोडक्ट है EMV33, हम ये बनाया करते हैं, और इसकी डिटेल्स ये हैं कि हमें 2 डिपार्टमेंट से गुजार के ये बनाना होता है। एक महीने में टोटल इतने मशीन आवर्स इस डिपार्टमेंट में, इतने इसमें, इतने लेबर आवर अवेलेबल होते हैं, जबकि एक EMV के लिए चाहिए इतने होते हैं। ये मंथली इतने अवेलेबल हैं, एक के लिए इतने लगते हैं। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डाटा है, और ये उसी प्रोडक्ट का रुपीज पर यूनिट डाटा है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का टाइम जो चाहिए होता है, और ये उसका रुपीज पर यूनिट का डाटा है। इतने का बिकता है, इतना उस पर प्रॉफिट होता है। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। अब हमने जो नया स्पेशल ऑर्डर कंसीडर करना है, कस्टमर हमसे 990 यूनिट्स खरीदना चाहता है, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर LTM, इतने पैसे दे रहा है, लेकिन हमें इसके लिए एग्जिस्टिंग को रोकना पड़ेगा। ट्रक रेडिएटर, गाड़ियों के रेडिएटर को रोकना पड़ेगा। ये गाड़ियों के रेडिएटर का डाटा है। कल से डिफरेंट ये हुआ कि उसमें डिपार्टमेंट नहीं थे, इसमें 2 डिपार्टमेंट। यहां तक सवाल की वर्डिंग से कोई एतराज? इस नए प्रोडक्ट की डिटेल अब ये है कि इस नए प्रोडक्ट पे पर यूनिट इतना मटेरियल लगेगा, डिपार्टमेंट ए में, इतना बी में, तो दोनों मिला लें तो 30,000 बन गया। डिपार्टमेंट ए में नहीं, बल्कि नहीं मिलाना, डिपार्टमेंट ए में इतने घंटे मशीन आर, इतने लेबर, यानी वो जो ऊपर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का पर यूनिट लेबर और मशीन आर बताया था, नए प्रोडक्ट का ये वाला मसला कर रहा है इस सवाल को मुश्किल बनाने में। ये पॉइंट और इस पॉइंट ने इस सवाल का सत्यानाश किया। 10 नंबर का सवाल है। अच्छा, इसमें चलो अब सवाल डिस्कस कर ही रहा हूं, तो ये मैं आपको जनरली सारे टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। कॉस्ट में सवाल मुश्किल नहीं होता, कोई पॉइंट्स मुश्किल होते हैं। अगर कोई सवाल पूरा भी मुश्किल है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट आसान होंगे। जितने भी टॉपिक आज तक पढ़े हैं, वो स्टूडेंट जो उन मुश्किल पॉइंट को देख के इतना परेशान हो जाता है कि सवाल को छोड़ देता है, वो इजी मार्क्स लूज करके वो फेलियर की तरफ जाता है। ये तो हो गया एक सवाल। पेपर में अगर 9 सवाल हैं, तो उसमें अगर 2-3 बहुत मुश्किल हैं, तो 2-3 बहुत आसान भी हैं। और ये सीनियर से मुखातिब हूं, आप डिसीजन मेकिंग पे पूरी जिंदगी भी लगा लेना प्रैक्टिस करते हुए, पेपर में फिर भी आप फांसी जाएंगे। जी ऐसे ही है। ये सवाल मुझे सॉल्व करने में 2 शामें लगी, मतलब क्लास से फारिग होकर बैठा, ब्रेक में नहीं कर सका, फिर अगली क्लास में करना पड़ा। और मेरे सॉल्व करने के पीछे तो कोशिश ये भी होती है कि इस तरह से प्रेजेंट करूं कि आपको वो दे भी सको सोल्यूशन। ये पॉइंट बहुत ट्रिकी था, ये वाला बहुत ट्रिकी पॉइंट था। तो इस तरह के सवाल पेपर बनाने वाला कैसे सोचता होगा, ये बातें कहां से आते होंगे, ऐसे लोग आते होंगे कहीं से। तो डिसीजन मेकिंग का सवाल मुश्किल था, तो भाई प्रोसेस का आसान भी तो बहुत था ना, ओवरहेड्स का बहुत आसान था, वेरियस का बहुत आसान था। तो इसलिए अगर आपको पेपर में कोई सवाल मुश्किल लग रहा है और वहीं आप दिमाग अपना खराब करके मान लेने पेपर मेरा रह गया है, तो फिर जो आसान सवाल है ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आपने 100 नंबर में से इसी तरह 50 नंबर खींचने होते हैं। अगर कोई 30-40 नंबर बहुत मुश्किल है, तो 30-40 नंबर बहुत आसान भी होते हैं।
और अगर कोई स्टूडेंट, फिर सीनियर से मुखातिब हूं, अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई में प्लानिंग इस तरह से करे इस दफा कि मैं सारी मेहनत डिसीजन मेकिंग में लगा दूंगा, वेरिएंस रिवाइज ही ना करे, वो तो मुझे आता है, ओवरहेड्स वो तो आसान से हैं, प्रोसेस वो तो बस ही कोई नहीं है, तो फिर आप उनको रिवाइज ना करें तो उनके इजी सवाल के मार्क्स भी पूरे नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए जो इजी टॉपिक्स हैं उनको तो 100% मार्क्स अचीव करें ना। तो इसलिए एक बात कि पूरा पेपर मुश्किल नहीं होता, जो सवाल बहुत मुश्किल होते हैं तो 2-3 बहुत आसान भी होते हैं, और इसके आसान सवाल 2-3 किए भी हैं, शायद क्लास में भी किया होगा, नहीं तो होमवर्क देकर डिस्कस किया होगा। तो पेपर में से आसान सवाल ढूंढ के, अच्छा ये मेरी आखिरी नसीहतों में होगी, भी ज्यादा लग जाएगी बात, कि पेपर में से आसान सवाल कैसे ढूंढने, क्या करें, लेकिन आसान सवाल ढूंढ के उनको पूरा करें, उनसे तो पूरे नंबर लेना। मुश्किल सवाल पे आ जाते हैं। अब आपने सवाल पढ़ा और मैं अगर स्टूडेंट बन के सोचूं तो इस और इस पॉइंट ने, इसने ना भी सही, इसने तो दिमाग मेरा एज अ स्टूडेंट यकीनन घुमाया होगा। अब अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो इस पॉइंट की वजह से सारा सवाल छोड़ दें कि मुझसे सवाल नहीं हो रहा। आप अगर इस पॉइंट को ना भी समझ सके ना, फिर भी मेरा ख्याल है हिम्मत करता तो 5 नंबर तक शायद ले सकता था इस सवाल में। तो अगर आप किसी पॉइंट पे फंस जाए, उसके बारे में जो जैसा समझ आ रहा है उसको सॉल्व करके आगे बढ़े। अच्छा, कोई बच्चा पूछता है कि उसकी अजम्पशन दे दें, भाई आप अजम्पशन लिखे या ना लिखें, गलत ही कर रहे हैं ना, वो कर तो गलत ही रहे ना, तो आपके अजम्पशन लिखने पे कौन सा उसने इज्जत देके तो नंबर दे देने, गलत तो गलत ही कर रहे हैं, तो इसलिए अजम्पशन लिखने में भी टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? तो जो जैसा समझ आ रहा है वैसे करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। और कॉस्ट के पेपर में, बल्कि कॉस्ट में क्या, हर न्यूमेरिकल पेपर में एक गलती बार बार पेनलाइज नहीं होती है। बार बार पेनलाइज नहीं होती का मतलब है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गलत निकाल लिया क्योंकि एक फिगर गलत थी, अब आप उस कंट्रीब्यूशन को आगे जहां जहां यूज करेंगे, वेटेड एवरेज में यूज करेंगे, ब्रेक इवन में यूज करेंगे, तो सारे आंसर गलत आएंगे, उन सब के नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ उस कंट्रीब्यूशन वाली नंबर जो वर्किंग के नंबर थे सिर्फ वो नंबर कटेंगे। तो इसलिए अगर सवाल में कोई पॉइंट मुश्किल है, पहले कोशिश कर लें, डरते ही अज्यूम करके आगे ना बढ़ जाए। आधा सवाल पढ़ा, आपको डर लगा, आपने फौरन अज्यूम करके आगे किया और 20 मिनट बाद पता चला मैं तो पेपर ही खत्म कर चुका हूं। अज्यूम करते 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 आगे बढ़ रहा था तो पेपर खत्म हो गया, अब क्या करें? तो जो सवाल का ड्यू टाइम है उसमें मेहनत तो करनी है। 10 नंबर का मतलब है 18 मिनट तो हैं, तो इसलिए जिस पॉइंट पे बहुत मुश्किल लगे कोशिश पूरी करें। अगर नहीं बात बन रही तो उसमें जो समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है वैसे करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाते हैं सवाल को। जब हम, जैसे कल वाले पॉइंट में था ना कि प्लांट को एडजस्ट करना था और फिर वापस हालत में लाना था, तो इस काम में 5 दिन लगने थे। पहले प्लांट को चेंज करने में, फिर प्लांट को वापस लाने में। तो कल वाले सवाल में जो 4 मिलियन का खर्चा बताया हुआ था, अब आपको उसके लिए 5 दिन बताए हुए हैं। ये पॉइंट की अंग्रेजी बताएं, समझ नहीं आई तो पॉइंट 2 की अंग्रेजी। फिर ये जो ऊपर वाले टेबल में कहा हुआ है ये अवेलेबल, तो इसका मतलब है लोग हमारे पास इतनी नौकरी करते हैं और उनको हमने हायर किया हुआ है, और जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहां काम नहीं कर सकते। अगर डिपार्टमेंट ए में काम कम होगा तो वो वेले बैठेंगे और वेले बैठ के भी अपने वेज रेट का 85% ले जाएंगे। आइडल लेबर आर इज पेड इतना, आइडल लेबर आर रिलेटेड टू इतना, नहीं किधर गया ये, लेबर ओवर टाइम नहीं करता, यानी जो अवेलेबल है बस वही अवेलेबल है। एक डिपार्टमेंट का लेबर दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो फारिग होगा तो बस वो फारिग ही होगा, उसको हम किसी और जगह यूज नहीं कर सकते हैं। और फारिग बैठे होंगे तो 85% वेज रेट दे रहे होंगे। तो ये उसकी अपनी तरफ से वो एक मेहरबानी ये कर रहा है कि मैंने फिक्स्ड ओवरहेड में शामिल किया हुआ है, तो हमने तो ऐसे भी फिक्स और लिफ्ट नहीं करानी थी, करता रहे शामिल। तो पॉइंट 2-3 की अंग्रेजी में कोई सवाल? अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व तो ऐसे ही करना है, जो नया प्रोडक्ट बनाना है उसकी रेलिवेंट कॉस्ट्स निकाल लेते हैं। तो 990 यूनिट्स हैं, एक कितने का है? ये सेल आ गई। 990 यूनिट्स हैं, मटेरियल बताया हुआ था कितना कितना लगना है, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई। दोनों डिपार्टमेंट के मटेरियल बताया हुआ है, तो बेशक दोनों को ऐड करके 990 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया। 2 नंबर तो नहीं है, 1.5 नंबर हो गया। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हमें वेरिएबल का पर मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ए के रुपए भी हैं और आर्स भी हैं, तो इस 1800 को 6 से डिवाइड करेंगे और
2000 डिपार्टमेंट बी का रेट पर यूनिट भी है और आर्स पर यूनिट भी है, तो इसका 300 रुपए निकल आएगा और इसका 400। और अब ये जो निकलेंगे इसको हम फिर रिक्वायर्ड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 300 400 निकाला और वो जो रिक्वायर्ड आर्स दिए हुए नए प्रोडक्ट के उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। सेल्स मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, 3 को नंबर हो गए, बल्कि मेरे ख्याल में 4 हो गए, 4 हो गए। सेल्स मटेरियल, लेकिन देखें ये तो चलो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन जो बच्चा सवाल पढ़ के परेशान हो जाएगा ना, उससे ये 3 लाइनें भी कैलकुलेट नहीं होनी है। ये मसला है कि सवाल देख के घबरा गए और इसमें कोशिश नहीं की कि कुछ आसान भी तो होगा, वो नहीं पिक किया, तो ये 3-4 नंबर गए, 47 पे फेल। सेल्स मटेरियल, तो इसलिए आप लोग ना पेपर में देखें, ये इंसानी फितरत की बात है कि आप चूंकि इम्तिहान देने जा रहे हैं, प्रेशर भी बहुत है, बेइज्जती अलग है, तो घबराहट होती है, इंसानी फितरत है। लेकिन आपने बस सिर्फ इतना करना है कि हौसले से जितना आ रहा है वो तो करें, जो नहीं आ रहा उसकी वजह से जो आता है वो भी ना छोड़ें। तो जो आप सवाल मुश्किल समझेंगे उसमें कुछ तो सीवीपी के सवाल में फिक्स कॉस्ट तो निकाल ही लेंगे ना। तो इसलिए हर टॉपिक के सवाल में जितनी भी मुश्किलें हों, आप जितना जितना कर सकते हैं उतना करें। अब ये 3-4 नंबर हो गए इन 3 चीजों के। मेरा ख्याल है 3 नंबर तो कम से कम हो गए होंगे, कम से कम। सेल्स मटेरियल वेरिएबल डन। अब इसको मैं कल वाले सवाल से रिलेट करता हूं। कल हमने ना टोटल आर्स निकाले थे कि ट्रक के रेडिएटर के लिए टोटल आर्स कितने चाहिए। उतने ही आर्स हमने एग्जिस्टिंग की कुर्बानी दी थी, तभी एग्जिस्टिंग का कंट्रीब्यूशन पर आर निकाला था, उसमें वेज रेट पर आर ऐड किया था और टोटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए कि जितने आर्स नए में लगने थे, जितने आर्स, उतने आर्स पुराना कुर्बान होना था। लेकिन जहां मामला आर्स का नहीं है, डेज का है, इसलिए हमें कैलकुलेशन डेज में चलानी पड़ेगी। और ना सिर्फ डेज का मसला है, बल्कि यह मसला भी है कि कितने यूनिट्स बना पाने थे, क्योंकि अगर 10 दिन का मसला आना है तो फिर यह भी देखना पड़ना था कि उन 10 दिनों में हमने नए के कितने बना लेने और पुराने के कितने बना पाने थे। तो इस वजह से ये कैलकुलेशन जो कल हमने कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल लिया था, वो इसमें ज्यादा मुश्किल हो गई। यहां डेज में आना पड़ेगा। तो डेज में आते हैं। मैं आपको पहले ये वाली चीज जो कल समझाई थी ये बताता हूं कि आपको मशीन और लेबर दोनों के अवेलेबल आवर्स बताए हुए हैं, और चूंकि डिपार्टमेंट ए से गुजर के डिपार्टमेंट बी में जाना है, तो अगर डिपार्टमेंट ए में ही कम बनेंगे तो बी में ज्यादा बन जाएंगे, वही गुजर के आगे जाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी कैलकुलेट की कि हम टोटल इतने आवर्स में इतने यूनिट्स बना सकते हैं, और बस इतने ही बना सकेंगे क्योंकि मशीन आवर्स खत्म हो जाएंगे। ये एग्जिस्टिंग है, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये नया वाला भी निकाला। जिन्होंने ट्राई की है इस 540 और 720 में इतराज, मेरा ख्याल है शायद, चलो ड्यू टू जिसकी वजह से भी है, यही बन सकेंगे ना, चले मशीन कर लें इधर, इतने बन सकेंगे। तो हम 1 महीना, अच्छा 1 महीना कहां से आ गया, क्योंकि आपको जो अवेलेबल हैं वो 1 मंथ के हैं। तो ये जो हमने पॉसिबिलिटी निकाली है ये 1 मंथ की निकाली है। 540 और 720 ओके। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल आगे एक दिनों के साथ कैसे रिलेट किया। हमें इस प्रोडक्ट के 990 यूनिट्स बनाने हैं, और एक महीने में कितने बना सकते हैं, 540। तो अगर 990 को 540 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 990 यूनिट्स हैं, 540 यूनिट्स पर मंथ है, 1 पॉइंट मंथ आएंगे, मंथ है
हमें इस जॉब को पूरा करने के लिए इतने महीने चाहिए, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, इतने दिन चाहिए। फाइव 40 डिवाइडेड बाय 30। हाँ जी 55 क्या किया मैंने? हमें इस जॉब के लिए 55 दिन काम करना पड़ेगा। देखें 540 है एक महीना, एक महीने में 30 दिन है, ये कैसे पता? वैसे तो उसने लिख भी दिया है वो ऊपर, लेकिन एक महीने में 30 दिन ही होते हैं। तो 540 महीने के हैं, एक दिन का ये आ गया, तो 990 अगर बनाने हैं तो हमें 55 दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बंद 55 दिन नहीं करना, वो 60 दिन करना है, क्योंकि 5 दिन और भी जाया होने। तो हमें 60 दिन या चलो 2 महीने एग्जिस्टिंग को रोकना पड़ेगा। 60 तो 2 महीने रोकने का मतलब है कि वो जो हम 720 यूनिट्स बना लेते थे, हमें 1440 यूनिट्स कुर्बान करने पड़ेंगे। तो ये 1440 यूनिट्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इस कुर्बानी को फिर मल्टीप्लाई कर लिया कंट्रीब्यूशन से। और ये मैंने कल भी सवाल सॉल्व करते बताया था कि लेबर लेस करके जो एड बैक कर रहे थे, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैंने इग्नोर करके ही कंट्रीब्यूशन निकाला पर यूनिट। किधर गया ये? लेबर इग्नोर कर दिया, वरना ऐड बैक करता। इग्नोर करके ये कंट्रीब्यूशन निकाला और 1440 यूनिट्स ये कुर्बानी निकलाई। ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स की आ गई कुर्बानी। तो सेल्स हो गई, मटेरियल हो गया, वेरिएबल हो गया, और पुराने की कुर्बानी हो गई। हाँ जी ये वाली फिगर। चूंकि हम लेबर के लोगों, जो लेबर था उसको फारिग बिठा के भी पैसे देते थे। कितनी देर फारिग बैठते थे? टोटल इतने आवर्स थे जितने बनाने में इस्तेमाल होते थे, बाकी देर फारिग बैठते थे, उसके लिए 85% देना ही था। इसमें से डायरेक्टली यूनिट के साथ लिंक करना एक बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने फिर उसकी वर्किंग ये बनाई कि अभी तक की ऊपर 4 लाइनों में लेबर इग्नोर रखा, ऊपर 4 लाइनों में लेबर को टोटली इग्नोर रखा। चूंकि फिक्स लोगों की भी कॉस्ट है आइडल आर्ट्स की वजह से, तो हम लोग रेलिवेंट एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी तो लेते हैं ना। तो इसलिए इसको मैंने एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि लेबर की हम कहानी ही अलग निकाल लेते हैं। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाते थे तो लेबर कॉस्ट कितनी होती थी? ये क्या है जी? सारी टेंशन 2 महीने की है ना। तो 2 महीनों में टोटल इतने आवर्स अवेलेबल होते थे लेबर के, ये ऊपर टेबल में दिए हुए थे, और डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। हम इतने यूनिट्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, 2 महीनों में इतने यूनिट्स बनाते थे ना, तो इतने यूनिट्स बनाते थे तो इनके इतने घंटे लग जाते थे, तो बाकी आइडल रह जाते थे। तो जो इस्तेमाल हो जाते थे उन पे पूरा रेट लगता था, और जो फारिग रह जाते थे उन पे 85 लगता था। यानी पहले हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही के हिसाब से 2 महीनों की इतनी लेबर कॉस्ट पड़ा करती थी, इंक्लूडिंग आइडल टाइम वाला। लेकिन अगर यही वाला काम हम एग्जिस्टिंग की जगह नए प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें, तो इतने अवेलेबल आवर्स, नए में इतने आवर्स यूज हो जाया करेंगे, इतने आइडल रहा करेंगे, इनके लिए फुल रेट, इनके लिए 85% रेट। अब लेबर कॉस्ट इतनी हुआ करेगी। तो एग्जिस्टिंग काम चलता रहता तो टोटल 2 महीनों की लेबर कॉस्ट इतनी होती, नए की वजह से इतनी होगी, तो बचत हो रही। ये बचत हमारी ऊपर ऐड हो जाएगी। ये था जी सवाल सिर्फ 10 नंबर का। वो फिर भी क्लास के बाद पूछना। हाँ जी जिन्होंने किया है और अभी डिस्कशन भी सुन रहे थे, तो अब बताएं कोई एतराज? आसान सवाल था। अच्छा है जी, टाइम मैनेज कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है। टाइम मैनेज ऐसे करेंगे, ये सेशन क्लोज करते करते की नसीहतें हैं, लेकिन एक बच्चे ने सवाल पूछ ही लिया है। तो टाइम मैनेज ऐसे करेंगे कि पहले ना आपने पेपर में से आसान सवाल ढूंढने, और उन आसान सवालों पे पैदल पैदल चलने की बजाय
सारे हो गए? लिमिटिंग फैक्टर है जी, क्वेश्चन क्या? हाँ वो बता दिया था, मैं कह रहा था कि जो पेपर में आसान क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करेंगे और बहुत स्लो स्लो नहीं करना, तो उससे ये होगा कि आप के नंबर जब लगेगा ना कितने नंबर आ गए तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से जब मुश्किल सवालों को हाथ डालते हैं ना तो जरा बेहतर तरीके से हाथ डालते हैं। इसके लिए तो पूरे सेशन की मेहनत ही है ना, क्योंकि इसका सवाल ऐसे भी हो सकता था कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, ये भी सवाल ऐसे पूछा जा सकता था, तो वो प्रैक्टिस से ही आइडिया होगा। मैंने 5 हेडिंग्स दी थी टाइप्स ऑफ डिसीजंस पे। स्पेशल ऑर्डर बहुत है, एक सवाल अगर आप उसका होमवर्क कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी है। वो है जी ऑटम 18 जी, ऑटम 18 और ऑटम 18 एक ही है, दो हैं, तो ये ऑटम 18 है रग्बी लिमिटेड, रग्बी। अच्छा भूल भाल गए होंगे इसलिए मैं खुद ही याद दिला देता हूं। मल्टीपल पीरियड्स का डाटा दिया हो और टोटल कॉस्ट दी हो तो वेरिएबल फिक्स तोड़ने के लिए हाई लो मेथड लगता है। हाँ तो ये सवाल करते हुए भूलना जाना, हाई लो मेथड लगेगा इसमें। तो ऑटम 18 अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। रग्बी लिमिटेड क्या स्पेशल ऑर्डर? हाँ स्पेशल ऑर्डर कह लें, ये एक नया प्रोडक्ट हम नया लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए पूछी हुई है बात, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल ऑर्डर ही कह रहा हूं। ऑटम 18 रग्बी लिमिटेड ये होमवर्क है। मैंने 5 हेडिंग्स लिखी थी, तो नंबर 2 दिया था मैंने लिमिटिंग फैक्टर। ये इस टॉपिक का सबसे आसान पोर्शन है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, इसकी कहानी सुन लें और चलें मैं ही कुछ 2-3 अंग्रेजी के पॉइंट भी लिख ही दूंगा इसकी कहानी के, समझ लें पहले। प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, अब कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट में जितना अब तक हमने पढ़ा, मटेरियल होता है, लेबर और मशीन चाहिए, मशीन आवर्स, ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और लेबर चाहिए मतलब बंदे के आवर्स, क्योंकि बंदे शिफ्ट्स बढ़ा के तो टोटल आवर्स ही मसला है असल में, तो लेबर आवर्स। और मटेरियल के लिए मटेरियल के किलो, ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमें। ये हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होगी। जैसे अगर कॉलेज की बात करें तो ये एक रूम है, इसकी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी की वजह से लिमिटेशन लग गई। इसी तरह से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसका प्लांट, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी ना। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड हो तो क्या करेंगे फिर? बस उसी पे सबर शुक्र कर लेंगे। तो अगर बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है, एक ही, और उसकी मार्केट डिमांड ज्यादा है और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो क्या करें? नहीं, कैपेसिटी इंक्रीज के पैसे नहीं है, तो फिर प्राइस इंक्रीज कर लें। भाई जितने बना सकते हैं बना देंगे, तो उसमें सवाल ही क्या है पूछने वाला, तो वो ये टॉपिक नहीं है। अगर हमारा एक ही प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड मार्केट में है लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो क्या कर लेंगे? जितने बना सकते हैं उतने ही बनाएंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है पूछने वाली। मसला तब है अगर हम उस फैक्ट्री से एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कॉमन रिसोर्सेज से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं,
तो अब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं और हैं भी वो लिमिटेड, तो फिर यहां क्या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी कि किसको हमने प्रायोरिटी पे रखना। एक आप हैं और एक आपका कोई निकम्मा सा बहन भाई है, तो फीस के पैसे थोड़े हैं, तो अब किसकी फीस देनी चाहिए है? तो वो आपकी फीस दे रहे होंगे अम्मा अब्बा, क्योंकि आप उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, कॉमन रिसोर्सेज यूज होते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इज हाई बट प्रोडक्शन इज लिमिटेड ड्यू टू limited resources available. Therefore, product ranking is required for optimum use of limited resources so that total profit is maximized। ये कहानी है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट सारे ही अच्छे हैं, डिमांड सबकी अच्छी है, लेकिन हम डिमांड पूरी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अब हमने ना प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी होगी ताकि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकें। यानी पहले उन प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए जिन्होंने ज्यादा कमा के देना है, ताकि बिजनेस के टोटल प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ये कहानी है। तो इस मसले का हल ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, या इसको ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स भी कहते हैं। तो इस मसले का हल होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको ये नाम लेके पूछा जाए, आपको पूछा जा सकता है बताएं किस प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो इसका मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पूछ रहे हैं। अच्छा, एक मिसाल से ना आपको
एक मिसाल से इसकी कहानी समझा रहा हूं, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो स्टेप्स लिख दूंगा, करना तो ऐसे ही है। टोटल आवर्स ना लेबर के जो अवेलेबल हैं वो 4000 घंटे अवेलेबल हैं, बस इसी में करना है जो करना है। हम एक प्रोडक्ट ए बनाते हैं और एक बी बनाते हैं, इनमें से चूज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज। ये बिकता है 50 रुपए का, ये बिकता है 40 रुपए का, तो किसको प्रेफर करें? कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो इसकी कॉस्ट पड़ती है हमें 25 और 5 और 30 और 2 है जी। तो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री तो ओवरऑल एक ही है ना, ये तो जबरदस्ती पर यूनिट बनाए होते हैं, असल में तो फैक्ट्री के फिक्स खर्चे होते हैं। तो पहली बात, इसको तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। 25 और 10 यानी जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा दे तो ए प्रेफर करें। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? लेबर आवर्स अवेलेबल है, तो हमने यह फैसला करना है कि लेबर आवर्स इसके ऊपर पहले इस्तेमाल किए जाएं। उसके लिए इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। हमें यह देखें, हमने डिसाइड करना है कि लेबर को कहां पहले इस्तेमाल करें। लेबर की बात हो रही है, तो लेबर जहां ज्यादा फायदा देगा, एक यूनिट जहां ज्यादा फायदा देगा, नहीं समझ आई ये बात। हमें अगर यह पता चल जाए कि ए का एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लग जाते हैं और बी का एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो अब बजाहिर ये हमें ज्यादा कमा के देता है लेकिन 6 घंटे भी ले जाता है। वो हमें 10 कमा के देता है लेकिन सिर्फ 2 घंटे में कर देता है। तो 5 और 10 कंपेरेबल नहीं है। दिस डिवाइडेड बाय 6 ये कंपेरेबल है, तो ये हमें ज्यादा बेहतर है। लेबर का काम वहां करना हमें ज्यादा कमा के देता है। अच्छा, फिर ए को बंद ही कर दें और बी ही बनाते जाएं, सारी दुनिया को बी बना बना के खिलाएं, इसकी डिमांड पूरी कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा फिर ए पे आएंगे। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स है। तो ये जो सारी बातें की, इसके अगर स्टेप्स बनाएं तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स के स्टेप्स ये हैं। अच्छा, मैं लिखने में तो 3-4 स्टेप्स लिखूंगा, लेकिन सॉल्व करने में ना ये 2 टेबल्स का काम है, 2 डिफरेंट टेबल्स बनते हैं। तो ये लिख मैं रहा हूं बेशक स्टेप्स, लेकिन आप सवाल करेंगे तो आपको इन स्टेप्स को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़नी, वो सवाल सॉल्व कर करके याद हो जाना है। एक काम हम करेंगे कि हर प्रोडक्ट की पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, और न्यूमेरिकली ये मुश्किल चीज होती है, यानी इसमें आपसे वो लॉसेस भी टेस्ट कर लेगा और लेबर के आवर्स की कैलकुलेशन मुश्किल डाल सकता है। जो आज तक पड़ी है ना कॉस्ट, उसको वो यहां मिक्स कर सकता है। मटेरियल का लॉस, 2-3 मटेरियल हो सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर प्रोडक्ट की निकालनी फॉर ईच प्रोडक्ट। जब ये निकाल ली, यानी 25 रुपए और 10 रुपए, तो 25 और 10 कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल है ये। तो इसको हम हरे हरा कैसे करें? हमें इस कंट्रीब्यूशन को पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या मतलब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर? अगर लिमिटिंग फैक्टर मशीन आ रहा है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, लिमिटिंग फैक्टर लेबर आ रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो हमें पर यूनिट तक पहुंचना है। इस पे पुरानी अब तक की पड़ी हुई चीजें मिक्स टेस्ट हो सकती हैं। ये स्पेसिफिक अब इस टॉपिक की चीज ही है कि इसमें हमें इस पर यूनिट को पर आर या पर केजी करना है। कर लिया, अब उसके बाद इनकी करनी है रैंकिंग। ये जो स्टेप 2 कर लिया,
इसमें हमें रैंकिंग करनी है हाईएस्ट से लोएस्ट, क्योंकि 3-4 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। सवाल सॉल्व करते हुए ये काम हम एक टेबल में किया करेंगे, ये सारा काम एक टेबल में होता है, और फिर हम लोग चौथा काम करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट टेबल बनता है, और वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होता है, और वो ये होता है कि कीप प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एज पर रैंकिंग टू फुलफिल डिमांड till available resources are fully utilized। ये एक दूसरे टेबल में काम होता है। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये काम एक टेबल के अंदर कर लेंगे हम लोग, इसके लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा। और ये जो स्टेप 4 है ना, यानी ये जो सेपरेट टेबल है, ये है बेसिकली ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। यानी ये जो टेबल बनाया होगा ना, ये टेबल कहलाएगा कि ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। लेबर में लर्निंग करो। अच्छा, अभी मैंने टॉपिक शुरू किया है, अभी मैंने आसान तरीन सवाल भी नहीं लिखा। अच्छा, अगर प्रोसेस मिक्स हो तो फिर अगर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी आ जाए, IS 12 भी हो जाए बीच में, फिर तो पहले आसान से शुरू तो करें ना। सवाल लिखें। हाँ जी, चलें छोटा सा सवाल लिखे, मैं करता हूं बोर्ड पे। पहले एक डाटा लिखें जिसमें अंग्रेजी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो उन तीनों प्रोडक्ट्स का डाटा बता रहा हूं कुछ। अंग्रेजी लिखेंगे ए बी सी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मंथली डिमांड, मंथली डिमांड यानी यूनिट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट ए के 3000, प्रोडक्ट बी 2400 और प्रोडक्ट सी 3200 है जी। 3000, 2400 और 3200, 3000, 2400 और 3200। उसके बाद लिखिए सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 100, 120 और 90, 100, 120 और 90, 100, 120 और 90। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। फोर्टी 73 और 55, 40, 73 और 55, 55। वेरिएबल
सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, 10, 10 और 5 जी, 10 10 5, एक की 10 है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 5 है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 4 4 4, 4 4 4। लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, हाँ 4 4 और 2, 4 4 2। बल्कि नहीं, आर चेंज कर लें, आप कर लें 4 2 और 1.5 जी, लेबर आवर्स 4 2 और 1.5। ये प्रोडक्ट वाइज बस यही था, प्रोडक्ट वाइज यही था बस। उसके बाद लिखें टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ 18,000, 18,000। रिक्वायर्ड है मुझसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है जी। होमवर्क हाँ जी मुझसे रिक्वायर्ड, मैं कर लूंगा, आप जाएं, शाबाश, मैं कर लूंगा आराम से। एक हमें करनी है प्रोडक्ट की रैंकिंग, और प्रोडक्ट की रैंकिंग करने के लिए ए बी सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि पर यूनिट तक पहुंचेंगे तो फिर ही आगे पर आर निकालेंगे। कितनी है सेल प्राइस? 100 जी, 120, 90। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी? 40, 73, 55। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? 10, 10, 5। और फिक्स कॉस्ट नहीं, इग्नोर। तो ये हो गया 50, 37 जी, 30। लेकिन ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें जाना है लिमिटिंग फैक्टर जो कि आर्स हैं कंट्रीब्यूशन पर आर तक। तो एक के लिए आर्स चाहिए कितने? ए के लिए 4, 2.5। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आर 12.5, 18.5, 20। इसकी बेस पे करनी है रैंकिंग। तो पहली पोजीशन सी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। 4 कॉलम इसमें यूज होंगे, प्रोडक्ट,
यूनिट्स, और तीसरा चौथा कॉलम जो है वो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हैं, तो यूज्ड और बैलेंस। अच्छा, हम जो भी डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं वो सब फ्यूचर है, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, सब प्लान हो रहा होता है अभी। प्रोडक्ट, उसके यूनिट्स, लेबर आवर्स यूज, लेबर आवर्स बैलेंस, ये 4 कॉलम्स का एक टेबल है। जो इस सवाल में लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा है, कैसे बता, वो बताइए, सिर्फ वही है, तो उसकी अवेलेबिलिटी से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अच्छा, आपके पास तो लाइंस हैं, इसलिए मैं ये लाइंस लगा के दिखा रहा हूं, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट पता चल सके आपको। यहां से स्टार्ट किया, बैलेंस ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाने हैं रैंकिंग के हिसाब से। पहले कौन सा बनेगा, सी, और बनाते जाएं बनाते जाएं, बनाते ही चले जाएं। कितनी डिमांड है, तो हम 32 बनाएंगे, और अगर 32 बनाएंगे तो टोटल कितने आवर्स यूज हो जाएंगे, 3200 इंटू 1.5। अब 4800 तो ये ले जाएगा, बाकियों के लिए कितने बच जाएंगे, 13200 रह जाएंगे। फिर बनाएंगे बी, कितनी डिमांड है, तो 2400 इंटू, फिर बनाएंगे ए। ए की कितनी डिमांड है, वो पूरी हो जाएगी, तो अगर वो भी पूरी हो गई तो फिर सवाल किस बात का है, नहीं होगी पूरी। तो अब जब पूरी नहीं होगी तो अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, 8400 में कितने ए बन जाएंगे, 8400 डिवाइडेड बाय 4 जी, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। बस, नहीं होमवर्क ऑटो में 18 है। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।